अरे सुधांशु सर यार, आप इतने बिजी लग रहे हैं, बच्चे आपको बहुत ढूंढ रहे हैं यार। क्या हो गया, ऐसा क्या खास है यार? आपको पता नहीं सर, जेईई मेंस की डेट आ चुकी है और बच्चे बहुत पैनिक की सिचुएशन में है। अच्छा। बच्चे चाह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पर उनको कुछ ऐसी चीजें पता लगे जिससे उनका सोर्स सर केमिस्ट्री में बहुत बूस्ट हो सके सर। बिल्कुल 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 सही कह रहा हूँ सर यार। एक्चुअली क्या है, एग्जाम का टाइम कुछ है ही ऐसा कि इस टाइम पे क्या है, बच्चा बहुत नर्वस होता है। बिल्कुल सर। हालांकि सर उसको आता सब कुछ है, बट फिर भी वो काफी पैनिक रहता है कि सर कि चैप्टर्स में बहुत कुछ याद करने को यार, तो सर तो कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट बता दिए जिससे कि हमारा एग्जाम प्रेशर काफी रिलीज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले आप फिजिकल की कुछ बातें साझा करो, फिर मैं सर ऑर्गेनिक के साथ चालू। बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसा अंकुर सर ने कहा है तो स्टार्ट करते हैं यार केमिस्ट्री के एनालिसिस करना सर। तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री की यार बात करें बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो अंकुर सर जैसा कि आपको पता है यार कि मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और जहां तक आपने देखा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी इसका जबरदस्त यूज कर लिया जाता है। आजकल ऑर्गेनिक के सवालों में सर मोल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यार बच्चों, परसेंटेज यील्ड वगैरह के सवाल जो है वो आपके ऑर्गेनिक में कौन सा मेजर है, माइनर है, और यील्ड वगैरह देख के उस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। बिल्कुल सर। तो यार एवरेज सर क्वेश्चन इसमें से 1 एक आता ही आता है। अब वो भले ही मिक्स में आ जाए सर या प्योर मोल का भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें सर वो है बेसिक मोल, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्री और कंसंट्रेशन टर्म्स। और इसमें भी अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज देना चाहूं सर, तो मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन टर्म वो टॉपिक है जिसको सबसे ज्यादा वेटेज देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के लिक्विड सॉल्यूशन में या हर जगह आप कह सकते हो यार कंसंट्रेशन टर्म तो इंपॉर्टेंट है, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में। ठीक है सर। अगला आपका सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इसलिए है यार क्योंकि ये फिजिक्स में भी इसका धुआंधार यूज होता है सर। बिल्कुल तो आप पढ़े एक बार और मजा ले 2 बार। बिल्कुल सही बात। फिजिक्स में भी इसका क्वेश्चन पक्का आता है सर, और डिक्टो जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं सर उसी टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स में भी आता है, और इससे भी सर एक सवाल पक्का है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है आपका सर वो है बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली, क्वांटम नंबर्स। तो सर आपका इनऑर्गेनिक वाला टॉपिक है ही। बिल्कुल सर, बिना क्वांटम नंबर पढ़े सर पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात इंपॉर्टेंट है सर, एंड दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिससे बच्चों को सर बहुत डर लगता है सर। बट मैं आपको ये बोलूंगा सर कि जो सिर्फ इसका ग्राफ वाला पार्ट है, अगर आप वो भी देख जाओगे तो बहुत आसानी से आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और अगर सर बात करें क्या कहते हैं फिजिकल की टॉपिक से, तो क्वांटम और श्रोडिंगर से सवाल ज्यादा पूछ जाते हैं, और बात करें बोर मॉडल या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, फिजिक्स में इससे सवाल आ जाते हैं सर। ठीक है सर। चलते हैं आगे, बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से भी ऑन एन एवरेज सर एक सवाल कभी आ जाता है और कभी नहीं भी आता है, बट इसका एक और पार्ट है सर केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि फिजिक्स में भी आता है और यहाँ भी आता है। उससे एक सवाल फिजिक्स में या यहाँ पर भी आ सकता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज आरएमएस यूएमएस वगैरह रहती है। इसमें सर आपका आइडियल गैस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और आजकल सर जेईई मेंस वाले क्या है, रियल गैस वाले पार्ट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां पर सर आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, या लो प्रेशर रेंज हाई प्रेशर रेंज में किस तरीके से गैसेस डेविएट करेंगे, कैसा बिहेवियर होगा, और कब एक रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी, ये बातें हमें से पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सर अगले चैप्टर की, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों आपका ऑन एन एवरेज एक सवाल आ ही जाता है, या आप ये कह सकते हो सर इक्विलिब्रियम में आयनिक और केमिकल दोनों आ जाता है, तो इन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं सर। ठीक है सर जी। अब यहां पर क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ केपी, केसी और अल्फा, इससे सवाल बहुत पूछ जाते हैं सर कि अल्फा वगैरह क्या होगा, या किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे केपी या केसी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके बेसिक क्वेश्चंस। और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें सर, तो यहां पर आपका ली चेटेलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल एग्जैक्ट थ्योरेटिकल सवाल आते हैं कि यार यील्ड प्रोडक्ट की बढ़ाने के लिए हमें प्रेशर की क्या कंडीशन, टेम्परेचर की क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी। अगला चैप्टर सर, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम, और बिना इसके आप कह सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री अधूरी है। इससे भी आपका 1 से 2 सवाल पक्का ही आता है सर। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सर, केएसपी वाले सवाल। बिल्कुल सवाल जो भी इनऑर्गेनिक में आपने सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में देखा है सर कि कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल है, कौन से नहीं है, वो सारी चीजें उसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहीं से आती है। इसके अलावा सर हाइड्रोलिसिस और बफर, इससे भी सवाल सर बहुत पूछे जाते हैं। इवन बफर का यूज तो आप जानते हो सर, बफर का बहुत ज्यादा है, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। और कभी कभी सर मिक्सचर ऑफ एसिड्स और बेसिस पर भी सवाल पूछ ले जाते हैं कि फाइनली न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो फाइनली पीएच वगैरह क्या है वो बताना होता है। इसके बाद सर रिडॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है सर रिडॉक्स, ये बहुत ही बेसिक है, और कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में इसका लेना देना है। बिल्कुल सर। अगर डी ब्लॉक की बात करें इनऑर्गेनिक में सर, बिल्कुल KMnO4 हो गया, K2CH2 हो गया, और वहां पर आप कह सकते हो सर कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है जो पी ब्लॉक में हम पढ़ाते हैं, या आप कह सकते हो केमिकल
बॉन्डिंग में, ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर वगैरह हो गए। शायद इसमें बच्चों का कंफ्यूजन भी रहता है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर में क्या डिफरेंस बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूजन रहता है, वो सब क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कि कौन सा पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। इसमें सर एक पूरा चैप्टर ऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल मैं वही कहने वाला था। तो यहाँ पे अंकुर सर क्या है, हर पॉइंट पे चीजें बता देते हैं आपको, तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप अंकुर सर की बातों को भी। और उसके बाद सर बैलेंसिंग वाला पार्ट जो है आपका, ये तो आपको इंपॉर्टेंट है और आना ही चाहिए। कई बार वो सर बैलेंसिंग करके एक्स वाई जेड के फॉर्म में कह देते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या होगा, इस तरह के सवाल, इंटीजर बेस्ड सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं डॉग से भी आप इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स सर कंसेप्चुअली सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कैसे सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हार्ड हो सकते हैं और इजी हो सकते हैं, बट इसका जो सेकंड पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री सर, इससे बहुत आसान सवाल आते हैं। आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और हेस लॉ का एप्लीकेशन पता होना चाहिए सर। अगर ये आपको पता है तो थर्मोकेमिस्ट्री वाला सवाल तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि खाओ ब्रिटानिया 50-50 यानी लॉलीपॉप टाइप का सवाल आता है सर। बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप थर्मोकेमिस्ट्री का सवाल गलत कर ही नहीं सकते, साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। इसके बाद बात करें थर्मोडायनेमिक्स की सर, तो क्वेश्चन आपसे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट बात करें जेईई मेंस की तो क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको बेसिक बात ये पता हो। डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में सर वर्क डन डेल्टा यू और डेल्टा एच का कैलकुलेशन आना चाहिए। और दूसरी बात सर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी में बच्चों को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। जिसके बेसिक फॉर्मूले हैं, एंट्रोपी कैसे निकालना है, डेल्टा जी के जो कुछ फॉर्मूले हैं वो अगर आपको पता होगा तो भी आप बड़ी आसानी से जेईई मेंस के सवाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं सर अगला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जो कि बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको सर इमेजिनेशन पे आता हो, जैसा कि आपके आइसोमेरिज्म वगैरह में सर 3D में इमेजिन करना पड़ता है जरूरत सर, बिल्कुल सर, वैसे ही सॉलिड स्टेट में क्या आपके एटम्स वगैरह रखे हुए हैं, एटम्स रखे हैं, कौन सा एटम किसको टच कर रहा है, बस अगर आपको इतना पता है तो इस सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। बाकी तो सर नॉर्मल 9-10 की मैथ्स है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के आपको निकालना है कितनी की डिस्टेंस किसके बीच में। सही बात, सही बात। इसके अलावा सर आपको बस ये पता होना चाहिए कि वेरियस टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं उनका क्या रिलेशन है, उनका क्या पैकिंग एफिशिएंसी है। एंड आखिरी में सर थोड़ा सा आयनिक सॉलिड्स के बारे में भी एक बार देख लेना कि टेट्राहेड्रोइड्स कहां होते हैं, ऑक्टाहेड्रोइड्स कहां होते हैं। अगला चैप्टर आपका सर लिक्विड सॉल्यूशन, काफी आसान, इससे भी एक सवाल आता ही आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं सर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ अगर इसको और मजेदार बनाना है सर तो वेंट ऑफ फैक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर देता है, जिसमें आपको आई निकालना पड़ता है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा जो बेसिक सवाल आते हैं वो है सर राउल्स लॉ के। आपसे पूछ लेगा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है। अगला सर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी एक सवाल पक्का है। मतलब 12th के जितने भी टॉपिक से सर सॉलिड स्टेट को छोड़ दूं तो बाकी जितने भी फिजिकल के टॉपिक हैं सबसे एक सवाल पक्का आता है जी, बिल्कुल सर। तो यहां पर बेसिक सर आपका नस्ट इक्वेशन और फैराडेज लॉ। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ई सेल बराबर यूनिट सेल, तो वो आपको लगाना आना चाहिए, फैराडेज के लॉ आने चाहिए, और आखिरी में कोलरॉस लॉ और कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है इस पे खास तौर से ध्यान रखना है आपको। अगला है आपका सर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम से काफी हद तक इसका लेना देना है और इससे भी सर एक सवाल आता ही आता है। यहां पर वैसे तो सर सारे ऑर्डर्स पढ़ाए जाते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए वो है आपका सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में भी सर जितने भी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के सारे फॉर्मूले और ग्राफ अपने को पता होने चाहिए। इसके अलावा जिसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर आपका आर्हेनियस इक्वेशन, k = a * e ⁻ (e/t) के बस स्लोप देता है tan थीटा से अपने को थीटा निकालना पड़ता है, तो स्लोप वाले सवाल और इसके ग्राफ आपको पूरे पता होने चाहिए। बिल्कुल सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हलवा टॉपिक जिसको बच्चा सर नेग्लेक्ट कर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ सर इसका वेटेज मैं देख रहा हूं, इवन जेईई मेंस नहीं सर, जेईई एडवांस में भी इस साल इससे सवाल पूछा गया है और बहुत ही हलवा सवाल पूछा गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान एड्सॉर्प्शन में सवाल पूछा गया है। इससे एक सवाल बच्चों पक्का है और यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से आपको 4 नंबर देके जाएगा। यहां पर आपको सिर्फ एड्सॉर्प्शन के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की, डेल्टा जी डेल्टा एस वगैरह इसमें क्या होंगे। इसके अलावा सर कोलॉइड्स एंड चार्ज ऑन कोलॉइड्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए, कोलॉइड पे चार्ज क्या होगा, वो एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, बिल्कुल दी हुई है सर, वो पता होनी चाहिए। और हार्डिस रूल से आपको पता होना चाहिए कि यार उनकी पावर वगैरह क्या होती है, कोगुलेशन पावर, कॉग्निटिव वैल्यू एंड गोल्ड नंबर को भी एक बार देख लेना है। तो मेरे ख्याल से सर अगर बच्चा इन बेसिक सब टॉपिक को भी देख जाए तो उसका बहुत आसानी से फिजिकल में ऑन एन एवरेज सर, ऑन एन एवरेज में कह रहा हूं 7 से 8 सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड इवन मैं ये कहूंगा सर बच्चों से कि पहले एक बार वो सारे क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू कर जाए और उनमें से जो आसान क्वेश्चन है पहले उन्हें करें। एंड खासकर सर इंटीजर टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं फिजिकल के, जैसे मान लीजिए अगर 5 सवाल
फिजिकल के इंटीरियर पार्ट से आते हैं तो जरूर सर उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इतनी गंदी कैलकुलेशन होगी कि बच्चा उसमें टाइम खराब करेगा। बिकॉज सर कहीं ना कहीं उन्हें रैंक भी डिसाइड करनी है। तो इससे अच्छा सर वो या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का टारगेट मैं कर यही सकता कहूंगा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को टारगेट करें और 2 या 3 सवाल आप फिजिकल के देख के उसमें से करें। बिल्कुल बिल्कुल। उन 2 क्वेश्चंस गलत जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें अटक के अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में इतना दिमाग कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे सर चलते हैं और आप, मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक आपसे बेहतर कौन कर सकता है यहाँ पर। तो आइए चलिए देखते सर, हैं। जैसे अभी आपको सुधांशु सर ने अच्छे से गाइड किया है फिजिकल के बारे में, तो एक बार ऑर्गेनिक का भी आइडिया ले लेते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो आप पूरे ऑर्गेनिक के पार्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि पहला पार्ट अपना रहता है नॉमेनक्लेचर वाला सर, जीओसी और आइसोमेरिज्म, इनको हम लोग एक पार्ट मान सकते हैं। इनसे ऑन एन एवरेज आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। आईयूपीएससी में इन जनरल हर बार सवाल हर शिफ्ट में नहीं आता है, बट आईयूपीएससी का यूज हर चैप्टर में आगे चल के होता है। अगर मैं कॉमन नेम्स की बात करूं, एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग की बात करूं, तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा अगर आप आईयूपीएससी कर रहे हो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पर भी फोकस करना है, जिसका बेसिक आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हो। ऑर्गेनिक में इतना कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बस आपको कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का क्या है, इस तरह से एलिन्स का सवाल एक बार सर आईआईटी एडवांस में आ चुका है, तो उसके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जीओसी की अगर बात करते हैं तो जीओसी में मेनली आपको फंडामेंटल बताए जाते हैं ऑर्गेनिक के, जिसमें ज्यादातर आपको फोकस करना होता है एप्लीकेशन वाले पार्ट पर। एक तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दूसरा आपको उनके एप्लीकेशन पर टारगेट करना होता है। जैसे सर आपको पता ही होगा कि एरोमेटिसिटी आजकल बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक है, यहां से सवाल आता है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कटायन अनायन की स्टेबिलिटी की, इसके अलावा आप एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर टारगेट कर सकते हो। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस का अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आप एप्लीकेशन वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद बढ़ते अपन आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म का आपको पता है कि 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करके पढ़ाया जाता है। एक स्ट्रक्चरल का पार्ट होता है सर, एक ज्योमेट्रिकल का होता है, एक ऑप्टिकल का होता है, और ऐसा चैप्टर है जिसको आप एज इट इज यूज कर सकते हो सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। मतलब वहां पर कई सारे केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ वाला सवाल हो गया, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है, केमिकल बॉन्डिंग में आता है, और ये सब आयनिक में सिखाते हैं। केमिकल में गिब्स मतलब केमिकल का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया जाता है, केबी के बारे में बताया जाता है। तो आइसोमेरिज्म में मेनली आप टोटोमेरिज्म पर टारगेट कर सकते हो। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें तो इंटीजर टाइप का जो सवाल यहां से बन सकता है वो बन सकता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर पर, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब काउंट करना पड़ता है। इसके अलावा आजकल एनटीए सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पर, जिसके में भी आपको एक तो इथेन, ब्यूटेन और इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल, 2-फ्लोरोइथेनॉल, इन सभी का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है सर, इससे मुझे याद आ रहा है, ये सर हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में यूज करते हैं एंटी डिप्रेसिंग एजेंट की तरह। डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट में आता है। सर की भी मतलब मानना पड़ेगा सर को भी एक बार। अगर बात करता है उसके बाद रिएक्शन वाला पार्ट को, जो आपका होता है हाइड्रोकार्बन वाला, अगर हाइड्रोकार्बन से चालू करें और अमीन्स तक जाएं, जो कि क्लास 12 का आखिरी पोर्शन होता है रिएक्शन का, इनसे सभी से मिक्स सवाल आपके बनने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑर्गेनिक की ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शंस होती हैं। आप किसी भी एक चैप्टर को छोड़ के बाकी कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपने हाइड्रोकार्बन स्किप कर दिया और आपने सिर्फ एल्काइल हैलाइड को टारगेट किया, तो हाइड्रोकार्बन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो मान लो आप एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो मैं बच्चों को यह सलाह देता हूं कि अगर आप रिएक्शन वाले पार्ट पर फोकस कर रहे हो तो उसको हर रिएक्शन को एक बार गो थ्रू करके जाना है। जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं सर, तो हाइड्रोकार्बन में मेनली अगर एल्केन्स को टारगेट करें सबसे पहले, तो वुड्स रिएक्शन से सवाल बन सकता है। कौन से कंपाउंड या कौन से एल्केन को अच्छी तरह से यील्ड जनरेट कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन से, यह सवाल बन सकता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं फोटो हैलोजिनेशन की, तो आजकल ये एडवांस का भी हॉट फेवरेट टॉपिक है। मैं इसमें इंटीजर टाइप का सवाल यहां से बनने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा मार्कोनिकॉफ एडिशन का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे वाटर का एडिशन कराएंगे, या फिर अगर Br2 वाटर का एडिशन कराएंगे, या फिर NOCl का एडिशन कराया जाएगा, HBO रिएक्शन, OMDM और ओजोनोलिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन से। इसके अलावा अगर बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट पर, तो आपका क्लास 12 का पहला रिएक्शन वाला पार्ट होता है, जिसका नाम है हेलो एल्किन हेलोरीन, जिससे 1 से 2 सवाल आपके बनने के चांसेस होते हैं। आजकल सबसे ज्यादा फोकस एनटीए का रहता है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पर, क्योंकि बच्चों को ये तो पता ही होता है कि SN1 का क्या क्राइटेरिया है, SN2 का क्या है, E1 का क्या है, E2 का क्या है, बट कब कहां पर कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना है, कब E1 लगेगा कब E2 लगेगा, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जिसमें सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन सर आजकल बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट है। बिल्कुल, मुझे याद है सर कि ये टेंपरेचर अलग अलग करके कभी सब्स्टिट्यूशन होती थी, कभी एलिमिनेशन होती थी। जैसे एक बार सवाल पूछा गया है कि टर्शरी ब्यूटेनॉल दिया हुआ था और हीट दिया हुआ था, तो एनटीए भी क्या करता है, बच्चों से खेलने की कोशिश करता है। उसको लगा कि टर्शरी ब्यूटेनॉल दिया तो बच्चा सोचेगा सर बल्कि बेस है, तो हॉफेन एल्कीन बननी चाहिए, तो E2 के बारे में सोचेगा। दरअसल में वहां पर पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट मेंशन था, तो वो E1 के रास्ते से जाना चाहिए था। तो आपको E1, E2, SN1, SN2 का ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। कौन कौन
कौन से फैक्टर्स इनके रेट को अफेक्ट करता है आपको पता होना चाहिए। आरडीएस स्टेप सभी का क्या होता है आपके इसको इसके बारे में भी आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ PCl5 को जनरली चेन रिएक्शंस में काउंट कर लिया जाता है। PCl5 PCl3 SOCl2 की रिएक्शन, इसका भी अच्छा खासा आपको आइडिया होना चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से आप एक बारी के लिए SN-NGP को स्किप कर सकते हैं, बट आपको अगर मेंस टारगेट कर रहे हैं तो आप PCl5 PCl3 और SOCl2 को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं सर अगले चैप्टर की जो होता है एल्कोहल फिनॉल ईथर का। एल्कोहल का सर कुछ पार्ट तो हम लोग इवन में पढ़ा देते हैं, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाला पार्ट। फिनॉल की रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो फिनॉल का नाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर आपकी बात करते हैं डाइल्यूट HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, डाइल्यूट में आपका ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड में आपका पिक्रिक एसिड बनने के चांसेस होते हैं, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ईथर की रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट लेस इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर आजकल पूछा जाता है HI के साथ रिएक्शन कि ईथर की रिएक्शन क्या होगी विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, कब SN1 लगेगा कब SN2 लगेगा, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा बढ़ते हैं हम लोग नेम रिएक्शन वाले पार्ट पर, जो कि आपका है कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड में आप टारगेट कर सकते हो सर एल्डोल के ऊपर, केनिजारो के ऊपर, हाइड्रोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार क्या होता है हाइड्रोकार्बन में एल्कीन देता है, उसका ओजोनोलिसिस कराता है और वो ले जाता है उसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल के लिए, तो ये सारे चेन रिएक्शंस का पार्ट है, इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करते हैं तो वहां पर अमाइड का एक फॉर्मेशन की रिएक्शन गिवन है, एनसीईआरटी में गिवन है, जहां से आपको थैलिक एसिड गिवन होता है तो थैलिक अनहाइड्राइड बना सकते हैं, या थैलिक एसिड से थैलिमाइड बना के गैब्रियल थैलिमाइड करा सकते हैं, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजन का भी अच्छा खासा आइडिया आपको होना चाहिए। इसमें सर एक वो मुझे याद है सर एनसीईआरटी में वो जो सीक्वेंशियल टाइप के सवाल आते थे, जैसे बहुत सारे रिएजेंट बिल्कुल सर, हाँ, जैसे अभी जैसे सर ने मोल के बारे में बताया, तो मोल का यूज कर लेता है चेन रिएक्शंस में। आपको हर स्टेप की यील्ड गिवन होगी और आपको फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड निकाली जाती है, या फिर आपको मास गिवन होता है, आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी पड़ती है, आपको मास निकालना पड़ता है। तो इस तरीके से चेन वाले सवाल बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप टॉलरेंस और फेलिंग को भी एक बार ब्रीफ में देख के जा सकते हो, जैसे हेमीएसिटल है, क्योंकि इसका यूज आगे चल के बायोमोलिक्यूल में भी होता है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर बात करते हैं हम लोग अमीन्स की, तो यहां से एक सवाल बहुत पक्का होता है, ये आपका लास्ट चैप्टर होता है रिएक्शन वाले पार्ट का, हाइड्रोकार्बन से लेके अमीन्स तक सभी चेन रिएक्शंस का पार्ट होते हैं। तो डायोजोटाइजेशन आजकल बहुत हॉट फेवरेट है एनटीए का। इसके अलावा एचबीडी रिएक्शन, कार्बाइलअमीन और गैब्रियल थैलिमाइड, इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं इन तीनों चैप्टर की बात करता हूं तो आपका बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री नेवरदलेस ऐसे चैप्टर है सर जिसको बच्चे सरफेस की तरह यहां पर भी निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिसको रिएक्शन पार्ट थोड़ा तंग है, हाँ, बिल्कुल। अगर जो बच्चा ऐसा है कि जिसका ऑर्गेनिक अभी कवर नहीं हो पाया पूरा, तो मेरे लिए तो आप मतलब मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर करके जाइए, आईयूपीएसी, इसके अलावा आइसोमेरिज्म और जीओसी, और आप लास्ट के इन तीनों चैप्टर पर टारगेट कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, पीयूसी भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं, उसके अलावा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर में सिंपल आपसे पूछेगा मोनोमर क्या है, किसी पॉलीमर का यूजेस क्या है। बायोमोलिक्यूल को 3 पार्ट में पढ़ाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और आपका अमीनो एसिड्स रहता है, जिसमें अमीनो एसिड्स के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, टेबल बनी हुई एनसीईआरटी में, जिसमें सर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल है, कौन से फैट सोल्यूबल है, विटामिन की भी एक टेबल बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप कार्बोहाइड्रेट करना ही चाहते हैं तो आप ग्लूकोज की रिएक्शंस पर फोकस कर सकते हैं, जिसमें HCN का एडिशन कराया जाता है या फिर रेड फास्फोरस HI का एडिशन, तो वो सब आप टारगेट करें। इसमें केमिस्ट्री में वो वाला सवाल भी आता है ना सर, इसमें वो कायरल कार्बन पूछते हैं किसी स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल सर, वो सर इस चैप्टर की बात कर रहे हो आप, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें ड्रग का स्ट्रक्चर नहीं देता है, सीधा कायरो सेंटर पूछ लेता है। तो बच्चों का सर एक कॉमन डाउट होता है कि इसमें कौन कौन से टारगेट करके जाए स्ट्रक्चर को। तो अभी के लिए आप एक तो पेनिसिलिन पर टारगेट कर सकते हो, क्लोरोएम्फिकिनोल पर टारगेट कर सकते हो, टेरापिनॉल पर, ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डिटर्जेंट का बस आपको सिंपल एग्जांपल पता होने चाहिए कि कटाइनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल क्या है, अनायनिक का एग्जांपल क्या है। इसके अलावा ड्रग की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एंटीसेप्टिक कौन कौन से हैं, इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल कौन कौन से हैं, एंटी हिस्टामिन कौन कौन से हैं, इनके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। तो मैं सर यही कहना चाहूंगा, अगर ऑर्गेनिक में वो बच्चा लैग कर रहा है सिलेबस कवरेज में, तो सिंपली वो पहले 3 चैप्टर को टारगेट करे और लास्ट वाले 3 चैप्टर को टारगेट करे, तो वो शॉर्ट बिल्कुल अच्छे से स्कोर कर पाएगा ऑर्गेनिक के अंदर। बिल्कुल, और डिटर्जेंट वाला पार्ट सर सरफेस केमिस्ट्री में भी आता है, सरफेस में भी आता है सर, बिल्कुल सरफेस में भी आता है। तो ये से ऑर्गेनिक का हमने आइडिया लिया। इसके अलावा एक बार सर आपसे जानना चाहूंगा कि इनऑर्गेनिक के लिए बच्चे को क्या सर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, तो सर बात करें अगर इनऑर्गेनिक में सर पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें, तो आपको पता है सर स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक टॉपिक है, और यहाँ पर क्या है सर, इससे ऑन एवरेज एक सवाल पक्का ही आता है सर। इसमें आप कह सकते हो सर जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो आप याद कर जाओ, जो एक्सेप्शनल ट्रेंड्स है सर वो याद करना इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज सबको पता है वो नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा, तो सही जो बात है। पीरियोडिक ट्रेंड्स में इंपॉर्टेंट है वो याद कर जाओ। आजकल सर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। एक तो सर आपका आ गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक बेसिक ऑक्साइड, इसके अलावा सर न्यूट्रल ऑक्साइड पर भी जोर दे देता है, CO, NO, N2O जो है यहाँ पे, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसके एप्लीकेशन वाला पार्ट जो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बात करूं स्पेशली पीरियोडिक टेबल की। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सर आपका केमिकल बॉन्डिंग, तो सर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बता दें तो ऐसे सर 2 ही सवाल पक्के हैं पूरे। बिल्कुल, बहुत आराम से सर आप कह सकते हो 2 सवाल पक्के हैं। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सर वही है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री एंड इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहां पर सर बेसिकली आपसे पूछेगा हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूछा जा सकता है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। और एक और पूछ लेते हैं सर कि कितने क्या कहते हैं आपके मॉलिक्यूल्स या कितने एंगल आपके सेम प्लेन में होंगे, कौन सा प्लेनर है, तो वहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि यार क्या ये प्लेनर है। आजकल सर इसमें एक और ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें वीक फोर्सेस का भी जो रिलेशन है E और R का वो पूछा जाता है। वो सर एक्चुअली क्या है, जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टार्टिंग में दे रखा है सर कि वीक फोर्सेस के साथ में R का क्या रिलेशन है, वो एक बार यार जरूर देख देना। बिल्कुल सही बात कही क्वेश्चन ने, वो काफी पूछता है सर। और याद करें सर ये एमओटी वाली अपन एक बार ट्रिक बताई थी क्लास में, उस पर भी बहुत सवाल आता है। तो यार एमओटी तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, मतलब 2 में से 1 सवाल ऑन एंड एवरेज सर एमओटी भी, और एमओटी से चांसेस रहते हैं आपके इंटीजर बेस्ड सवाल बनने के भी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सर अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सर, तो आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जहां तक बात है कि आप यहां से भी 2 सवाल पक्के मान सकते हो। एक सवाल तो आपका सिंगल चॉइस में रहता है, एक आपका इंटीजर में रहता है। जहां तक अगर इंटीजर की बात करते हैं तो सवाल उसका फिक्स ही होता है कि वो आइसोमेरिज्म को ही कैलकुलेट करवाएगा। जैसे सर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, ज्योमेट्रिकल कितने हैं, इसका तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग ऑर्गेनिक में भी देखते हैं। बिल्कुल सर। अगर सिंगल चॉइस की बात करें तो CFT का रिलेशन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल फील्ड में। इसके अलावा अगर आप VBT की बात करें वहां पर कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कौन सा वीक फील्ड होता है। इसके अलावा डेल्टा T डेल्टा O का क्या रिलेशन है, CFSC कैलकुलेशन पर सवाल आ सकता है। आजकल सर एक और मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि JTD का सवाल भी आजकल कोऑर्डिनेशन में आ रहा है सर, कि JTD का भी एक सवाल इसी साल आया था 2022 की अगर बात करें तो आप JTD पर भी टारगेट कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल मतलब एक्सियल प्लेनर में कौन एलोंगेट होगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा सर इसके यूजेस है आखिरी वाला सिस्प्लेटिन वगैरह, एंटी कैंसर, सर ने बहुत बारीकी से पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन भी देखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो लास्ट पेज पर दिया एनसीईआरटी पे, वो बच्चे अक्सर उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा EDTA का आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करता है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छा खासा आइडिया वहां पर होना चाहिए। बिल्कुल सर। पी ब्लॉक की अगर बात करते हैं सर, तो पी ब्लॉक में कुछ पार्ट तो बॉन्डिंग में चला जाता है, जो कि ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्राइंग वाला पार्ट है, जिसमें आपको फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, सल्फर के, क्लोरीन के, या फिर अगर हैलोजेंस की बात करें तो उनका अच्छा आइडिया होना चाहिए। एक सर इसमें टेबल भी बना हुआ है, अगर बात करें तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स भी गिवन है, जिसमें N2O3, N2O4, N2O5 का आइडिया बच्चों को होना चाहिए, कलर्ड कंपाउंड्स का आइडिया होना चाहिए। और अगर आप टारगेट करके जा रहे हैं पी ब्लॉक के ऊपर, तो हर ग्रुप के कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जहां से फ्रीक्वेंट बेसिस पर सवाल आता है। जैसे ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करते हैं तो बोरोन फैमिली कहा जाता है उसको। बोरोन फैमिली में आप डाइबोरेन पर टारगेट कर सकते हैं, बोरेक्स पर टारगेट कर सकते हैं। अगर 14 ग्रुप की बात करते हैं तो सिलिकेट, सिलिकॉन्स पर टारगेट आप कर सकते हैं, एलेट्रॉप्स के बारे में, एलेट्रॉप्स पर टारगेट किया जा सकता है। अगर ग्रुप 15 की बात करते हैं तो आपका वो नाइट्रोजन फैमिली वाला पार्ट चालू हो जाता है, जिसमें फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, इसके अलावा अगर आप अमोनिया का प्रिपरेशन, इसको रिलेट कर देता है फिजिकल के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसके अलावा ग्रुप 16 17 में भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो होता है। 18 में जहां तक बात है तो जिनॉन के जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है, जिसमें जिनॉन की जो फ्लोराइड की एक्सेप्टेंस और डोनर प्रॉपर्टीज हैं वो लिखी हुई एनसीईआरटी में, आपको पता होना चाहिए। जैसे कब XeO2 बनेगा, कौन सा ऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, XeO3, XeO4 कौन वोलेटाइल है, कौन एक्सप्लोसिव नेचर का है। और एक सर वो क्वेश्चन भी आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहला जिनॉन कंपाउंड किसने बनाया था और कहां बनाया था। बिल्कुल, जो नील बार्टलेट वाला दिया हुआ है आपको, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें एक और बात सर, एक्चुअली सर बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग से एक पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग उसको पढ़ाया जाता है, तो उसमें इसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको सर ये आता है तो वो इसी में लगा रहता है। तो मेरी सर बच्चों से ये मतलब मैं इनको गुजारिश करना चाहूंगा कि यार इस चैप्टर पे आप बेसिकली टारगेट करिए। ऐसा इसलिए सर क्योंकि क्या होता है कि अभी तो जो ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं उसमें क्या होता है, सबको लगता है कि यार पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग सवाल आता ही आता है। बट जैसे इस बार आपने एडवांस में देखा था, मेंस में देखा था, कई बार वो क्या करते हैं सर, इन दोनों टॉपिक को छोड़ के यहां से फिर उसके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है सवाल पूछने का। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल यार, इस चीज के लिए तैयार रखेंगे यार, इसको अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ वहां की किताबों से अच्छा है आप सिर्फ प्योरली एनसीईआरटी पे फोकस करिए, बिकॉज एनसीईआरटी से सर डायरेक्ट मैं
आपको दिखा दूंगा, किताब का एक एक डेटा मैच करा दूंगा कि सारे सवाल सर एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। बिल्कुल सही बात। यार अपने को सबसे पहले सर एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर ब्लॉक को टारगेट करें तो एनसीईआरटी बहुत रामबाण होता है उसके लिए ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग मेटलर्जी के ऊपर। मेटलर्जी से एक सवाल पक्का रहता है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें एलिंगम डायग्राम का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आजकल वो एलिंगम डायग्राम देता है, कौन सा मेटल किस मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, उसके बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट पेज पर अगर आपके बात करते हैं तो कुछ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, जैसे रिफाइनिंग ऑफ मेटल जिसको कहा जाता है, जिसमें जोन रिफाइनिंग, वेनेकर डीबोर प्रोसेस, मोन्स प्रोसेस का आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा सर एक पहले पेज पर ही ओर का एक टेबल बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओर के बारे में लिखा हुआ है। तो मैच द कॉलम टाइप का सवाल ओर से भी बनाया जा सकता है। तो इस पर सबसे ज्यादा अगर आप मेटलर्जी को टारगेट करें तो इन सब टॉपिक्स पर ज्यादा टारगेट कीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो जैसे सर ने कहा था कि इसका एप्लीकेशन रिडॉक्स में भी आता है, KMnO4 और K2Cr27। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको तैयार करने में, एक सवाल पक्का मिलेगा आपको यहां से। तो अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक को टारगेट करें तो सबसे ज्यादा फोकस आपको डी ब्लॉक में भी KMnO4 और K2Cr27 के स्ट्रक्चर्स पर, उनकी केमिकल रिएक्शंस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की आपको जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करें तो एन फैक्टर का आइडिया तो आपको रिडॉक्स में सर मिल ही जाता है। और इस चैप्टर के एंड में सर कुछ छोटी-छोटी बातें लिखी हुई हैं, जैसे एलॉयज वगैरह क्या होते हैं, मिक्स मेटल किस सब्सटेंस का बना होता है, बिल्कुल आजकल ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है सर, इस बात का दे रखा है। और सबसे लास्ट जो टॉपिक बचता है इनऑर्गेनिक का वो आपका है एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का, जिससे एक सवाल या तो एस ब्लॉक से मिलेगा आपको, हाइड्रोजन से मिलेगा। एस ब्लॉक का कुछ पार्ट तो आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, जो कि आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट होता है, जिसमें फजानसूल का आइडिया, सॉल्युबिलिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया आपको होना चाहिए। इसके अलावा सर इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बच्चा अक्सर निगलेक्ट कर देता है, अमोनिया वाली। तो रिएक्शन ऑफ मतलब मेटल की रिएक्शन होती है लिक्विड अमोनिया के साथ, उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं सर तो हाइड्रोजन के अंदर मेनली आपको टारगेट करना चाहिए H2O2 पर। H2O2 की रिएक्शन, जिसमें अगर फिजिकल की बात करें सर तो वॉल्यूम का पार्ट तो वहां पर आ जाता है। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसके अलावा उसके स्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल, गैस फेज में, सॉलिड फेज में बॉन्ड एंगल क्या होता है, डायहेड्रल एंगल क्या होता है, सबका आइडिया बच्चे को होना चाहिए। H2O2 का सर वो एंगल जो होते हैं डायहेड्रल वगैरह वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनऑर्गेनिक को टारगेट करके जा रहे हैं तो आप मेनली ये मान सकते हैं कि अगर आपने पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया होगा अच्छे से तो वो लगभग 50% मार्क्स को कैरी करते हैं, क्योंकि बहुत हाई वेटेज टॉपिक है तीनों। इसके अलावा जो ब्लॉक केमिस्ट्री अगर कोई टारगेट कर रहा है तो बच्चे अक्सर सर पी ब्लॉक को बड़ा मान के छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो आप पी ब्लॉक में भी सिलेक्टिव अप्रोच यूज कर सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स को सिलेक्टिवली पढ़ के जाइए अगर आपके पास समय है। तो अगर आपके पास समय है तो आप फिर पी ब्लॉक पूरा ही कर सकते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पी ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जिन्होंने अभी तक, तो वो सिलेक्टिव कुछ ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 18 सर है, बहुत आसान है, ग्रुप नंबर 18 बहुत आसान है, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी पढ़ा जाएगा। 2-4 गिनती की आपकी रिएक्शंस हैं। अगर बात करते हैं तो ग्रुप 18 में ग्रुप नंबर 13 को टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपका लगभग पूरे केमिस्ट्री का एनालिसिस है। तो सर आप इसके बारे में और कुछ? बिल्कुल, इवन मैं तो ये कहना चाहूंगा सर कि अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो बच्चा क्या करता है सर, एक ही दिन में सारे ग्रुप कवर करने की कोशिश करता है। तो मेरी उनको सर यही मतलब हिदायत है कि तुम एक ग्रुप को एक दिन में अच्छे से कवर करो और फिर अच्छे से उसको रिवीजन करो। एक साथ करो सर तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, बहुत सारी रिएक्शंस है उसमें याद करने वाली। तो वी होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लगा होगा कि अगर आप केमिस्ट्री इस टाइम पर रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपका पेपर बहुत पास है, तो किन किन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपको इस सेशन को देखने के बाद ये लगा हो कि कोई सब टॉपिक मैंने मिस कर दिया प्रिपरेशन के टाइम पर, तो अभी भी आपके पास समय है कि आप उसको जाके फोकस कर सकते हो। और हमारी पूरी उम्मीद है कि आप अपकमिंग जेईई मेंस में अच्छे से परफॉर्म करके आएंगे, बहुत मचा के आएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सर। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहेंगे? सर इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा सर कि कई बार क्या होता है सर, जैसे हम एग्जाम सेंटर्स पे जाते हैं तो वहां पर सर हमको रफ शीट्स बहुत कम मिलती है। हाँ बिल्कुल सर। तो ऐसा सर पिछले साल कई बच्चों ने मेरे पास उन्होंने कहा, तो मेरी उनको सर मैं यही कहना चाहूंगा यार कि आप एक काम करो, पेंसिल और रबड़ भी अपने साथ में ले जाओ ताकि हमको किसी पे डिपेंड होना ही ना पड़े। आप पेंसिल रबड़ रखोगे तो आपको हो सकता है पेज ना मिले तो भी आपका काम हो जाए। और इसके अलावा मुझे लगता है सर थोड़ा सा क्या है, बच्चों को मोटिवेशन के लिए अगर आप कुछ एक दो चंद लाइनें कह दो सर थोड़ा अच्छा लगेगा। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अक्सर मैं जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में लास्ट में भी हम लोग मोटिवेशन की बातें कर लेते हैं। तो एक मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे हर बार उठा हर बार गिरा, हर बार गिरा हर बार उठा, बस आस न छोड़ी उठने की, हर बार मुसीबत ही आई पर बात नहीं कोई रुकने की, मेरी इस करुण कहानी पर दुनिया हंसती एटलाती है, किसे पता है अंत भला कब हार जीत बन जाती है। बिल्कुल। तो फाइनली जब आपका जेईई मेंस का एग्जाम होगा तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से आप अच्छे से परफॉर्म करके आए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।